के भाष धातु से भाषा बना है। संस्कृत के भाष धातु से भाषा शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना, कहना। यह जो भाषा है, भाषा की जो सबसे छोटी जो इकाई है उसको कहते हैं वर्ण। वर्ण कहिए या फिर ध्वनि कहिए, बात हमारा एक ही है। सबसे छोटी इकाई भाषा का हमारा वर्ण है, उसके बाद से शब्द है, उसके बाद पद है, फिर वाक्य बनता है। तो ये क्रम था हमारा। भाषा कैसे बनता है? भाषा के सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वर्ण, उसके बाद से शब्द, उसके बाद पद, उसके बाद वाक्य। इस प्रकार निर्माण होता है। हिंदी का अगर विकास क्रम के बारे में देखें तो हिंदी जो है संस्कृत भाषा के सबसे पहले हिंदी जो है हिंदी का जो मूल है वह संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा पहले दो रूप में था। सबसे पहले वैदिक संस्कृति था, उसके बाद से जो है लौकिक संस्कृत। तो पूर्व में वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत। इस संस्कृत के बाद से फिर पाली भाषा उत्पन्न हुआ। पाली से प्राकृत भाषा, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश अवहट, अवहट से प्राचीन हिंदी, फिर प्रारंभिक हिंदी जो आज हम लोग प्रयोग करते हैं। और देखिए सबसे पहले हम लोग देखें वर्ण। तो हिंदी व्याकरण हमारा स्टार्ट होता है वर्णमाला से। वर्णमाला से हमारा प्रारंभ होता है। देखिए वर्णमाला देखते हैं हम लोग। हिंदी के जो वर्ण हैं इसको हम लोग दो वर्गों में इसको विभाजित करते हैं। एक है स्वर, पहला स्वर, और दूसरा जो है व्यंजन। तो पहले हम लोग स्वर को देखेंगे। स्वर क्या है? हिंदी में पहले हम लोग स्वर को देखेंगे। हिंदी के स्वर क्या है, कितने स्वर हैं, कौन कौन से हैं, फिर हम लोग व्यंजन के बारे में देखेंगे। तो देखिए हिंदी में जो स्वर हैं आपको दो प्रमाण मिलता है। कहीं आपको हिंदी के स्वर जो हैं स्वर कहीं आपको 13 दिखाई देंगे, कहीं आपको 13 मिलेंगे और कहीं आपको 11 प्राप्त होंगे। या किस प्रकार 13 किस प्रकार का 11 होता है इसी को हम लोग समझेंगे। तो देखिए हिंदी के स्वर जो हैं कभी 11 आपको मिलेगा, कहीं आपको 13 मिलेगा। कैसे होते हैं तो देखिए हम लोग समझते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, और ओ छूट गया था, ओ और औ। इस प्रकार जो हमारे कितने हो गए? 11 हो गए। इस प्रकार 11 हो गए। लेकिन इसमें अंग और अह को हम लोग जब जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 13। अंग का मतलब यहाँ पर अनुस्वार से है और अह का मतलब यहाँ पर विसर्ग से है। अनुस्वार और विसर्ग यह स्वर के अंतर्गत नहीं आता है, न ही ये व्यंजन के अंतर्गत आता है। इसीलिए इन दोनों वर्णों को हम लोग कहते हैं अयोगवाह। इन दोनों वर्ण को क्या कहते हैं? अयोगवाह वर्ण कहते हैं। अंग और अह को देखिए, ये अंग और अह जो है इसको हम लोग अनुस्वार और इसको हम लोग विसर्ग कहते हैं और इसको अयोगवाह वर्ण कहते हैं। ये वर्ण जो है अयोगवाह वर्ण है, अयोगवाह वर्ण। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि अयोगवाह वर्ण कौन है तो आपको बताना अनुस्वार और विसर्ग। जब अयोगवाह वर्ण को जो हम लोग सम्मिलित कर लेते हैं स्वर के अंतर्गत तब इसकी संख्या 13 हो जाती है स्वर की। और जब हम लोग अयोगवाह वर्ण को छोड़ देंगे तब स्वर की संख्या हमारा 11 होता है। इस प्रकार 11 और इस प्रकार 13 हमारे दोनों प्राप्त होते हैं स्वर। जहाँ पर अयोगवाह वर्ण को सम्मिलित करेंगे वहाँ हमारे स्वर 13 हो जाएंगे। जहाँ अयोगवाह वर्ण को छोड़ देंगे वहाँ हमारे स्वर सिर्फ और सिर्फ 11 ही प्राप्त होंगे। ये था स्वर। अब आते हैं व्यंजन। तो देखिए व्यंजन जो है, व्यंजन देखते हैं व्यंजन कितने हमारे हैं। देखिए व्यंजन को समझने के लिए हम लोग बहुत ही आसान भाषा हम लोग ऐसे समझेंगे। कु, चु, टू, तू और पु।
कु से हमको कवर्ग, क्या समझना है, कवर्ग। चू से चवर्ग और टू से टवर्ग, तू से तवर्ग और पू से पवर्ग। कु चू टू तू पू। देखिए कु अर्थात कवर्ग, का वर्ग, क के वर्ग में कितने वर्ण हैं, तो 5 वर्ण हैं। क के वर्ग में कितने वर्ण हैं, तो 5 वर्ण हैं। कौन कौन से, क, ख, ग, घ और अंग। इसी प्रकार च वर्ग, च के वर्ग में हमारे 5 वर्ण हैं, च छ ज झ ञ। ट वर्ग में हमारे 5 वर्ण हैं, ट ठ ड ढ ण। और त वर्ग में भी हमारे 5 है, त थ द ध न। और प वर्ग में हमारे कितने, 5 है, प फ ब भ म। इस प्रकार क से लेकर के देखिए क, ख, ग, घ और अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ और ण। यहाँ समझने की बात है, हिंदी में जो है इस ड का एक और रूप होता है, ये ड़, जो लड़का और लड़की में होता है, ये ड़ बोलते हैं। और ये जो ढ है इसका भी एक रूप हिंदी में प्राप्त होता है, इसको जैसे मेढक, ये ढ जिसको बोलते हैं। ट ठ ड ढ, ये लास्ट में हमारा अण। त, थ, द, ध और न। प, फ, ब, भ और म। देखिए क से लेकर के म तक ये जो वर्ण हैं ये हमारे हैं 25। इन 25 वर्णों को हम कहते हैं स्पर्श वर्ण। इनको क्या कहते हैं, स्पर्श वर्ण इनको बोलते हैं। ये स्पर्श वर्ण कितने हमारे 25। क से लेकर के म तक स्पर्श वर्ण हो गए। और इसके बाद जो है देखिए यण, आप यण कहें या फिर आप अंतस्थ कहें, अंतस्थ, ये हमारे हैं 4। ये हमारे कितने हैं, 4। य, व, र और ल। इसी प्रकार हमारे एक वर्ण है शल वर्ण। शल वर्ण में भी हमारे 4 वर्ण आते हैं। आप शल कहिए या फिर आप ऊष्म कहिए, हमारा बात एक ही है। ऊष्म वर्ण में देखिए हमारे तीनों श, 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 स और ह, ये हमारे 4 वर्ण जो है इनको कहते हैं शल वर्ण या फिर ऊष्म वर्ण। और हमारे हिंदी में जो है संयुक्त व्यंजन भी हैं। संयुक्त वर्ण हिंदी में, ऐसे तो संयुक्त वर्ण बहुत सारे हैं लेकिन 4 ही इसमें लिया गया है। कौन कौन से हैं, तो देखिए क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये हमारे संयुक्त व्यंजन हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अब आइए वर्णों को हम लोग जोड़ते हैं कि वर्ण हमारे कितने हो गए। स्पर्श वर्ण, स्वर वर्ण, स्वर वर्ण हो गए हमारे 13, स्पर्श वर्ण हो गए हमारे 25 और ये अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण हो गए हमारे 4, शल वर्ण हो गए हमारे 4 और संयुक्त वर्ण हमारे हो गए 4। और देखिए यहाँ पर ड़ और ढ, यह 2 हमारे अलग से वर्ण आ जाते हैं हिंदी में, ये हमारे हो गए 2। अब जोड़ लेते हैं, 3 5 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 2 22, 2 हाथ में लगा 2, 2 1 3, 3 2 5। इस प्रकार हमारे टोटल जो वर्ण हैं मुख्य रूप से हिंदी में 52 है। यह तो निश्चित हो गया। अब देखिए संयुक्त वर्ण जो है क्ष, इसमें 2 वर्ण हैं। संयुक्त अर्थात 2 वर्णों
को मिला करके जो वर्ण बना उसको बोलते हैं संयुक्त वर्ण। कौन कौन से हैं देखिए, क्ष हमारा बनता है क प्लस श, क और श आधा क रहता है, पूरा श रहता है। जब दोनों को मिला देंगे तो हमारा बन जाता है क्ष। त्र बनाने के लिए हमको आधा त और पूरा र, जब मिलाएंगे तो त्र बन जाता है। इसी प्रकार ज्ञ बनाने के लिए हमको आधा ज और पूरा ञ, जब ले लेंगे तो हमारा बन जाता है ज्ञ। और ये श्र बनाने के लिए तालव्य श आधा प्लस र, इसको मिलाएंगे तो हमारा बन जाता है श्र। तो इस प्रकार ये जो होते हैं ये हमारे वर्णमाला है। तो देखिए हम लोग एक बार इसको हम लोग पुनरावृत्ति करते हैं। क्या है? हिंदी एक भाषा है। यह जो भाषा है ये पूरे विश्व में 3000 भाषाओं में से एक भाषा हमारा हिंदी भी है। भाषा जो है यह शब्द है जिसका अर्थ होता है बोलना। यह भाष धातु से उत्पन्न हुआ है, तब जाके भाषा शब्द बना है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वर्ण है, उसके बाद शब्द, शब्द के बाद पद, पद के बाद वाक्य, उसके बाद हमारा भाषा बन जाता है। हिंदी का जो विकास क्रम है, सबसे पहले मूल रूप से संस्कृत, संस्कृत से हमारा पाली उत्पन्न हुआ, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट, फिर प्राचीन हिंदी, फिर प्रारंभिक हिंदी। आते हैं वर्णमाला के बारे में। वर्ण जो हमारे दो प्रकार के, एक स्वर एक व्यंजन। फिर स्वर को हमने देखा, स्वर जो है कहीं हमको 13 प्राप्त होता है, कहीं 11 प्राप्त होता है। 13 जो प्राप्त होता है उसमें अयोगवाह वर्ण को ले लेते हैं तो हमारे स्वर 13 हो जाते हैं। जब अयोगवाह वर्ण को जब छोड़ देंगे तो हमारे स्वर जो है 11 प्राप्त होते हैं। फिर आते हैं हम लोग व्यंजन। व्यंजन हम लोग देखें तो कुछ स्पर्श व्यंजन है, कुछ अंतस्थ व्यंजन है, कुछ शल और कुछ संयुक्त। तो क से लेकर के म तक जो वर्ण है उनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यड़ व्यंजन में य व र ल आता है। शल में तीनों श और ह आता है। संयुक्त वर्ण में क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। क्ष जो बनता है क और श को मिलकर क्ष बनता है। त्र जो बनेगा त और र को मिलकर त्र बनेगा। ज्ञ जो है ज और य को मिलकर ज्ञ बनेगा। श्र जो है श और र को मिलकर श्र हमारा बनता है। इस प्रकार यह जो था हमारा वर्णमाला है। अब इसके आगे का जो टॉपिक है उसमें है उच्चारण स्थान। ये जितने जो वर्ण हैं, जब हम अपने मुख से उच्चारण करते हैं तो किन किन स्थानों से इनका उच्चारण किया जाता है, ये हम लोग अब देखेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। जो स्वर है हमारे, इन स्वरों को भी हम लोग इसको अलग किए हैं 3 प्रकार से। जैसे ह्रस्व, कुछ स्वर ह्रस्व होते हैं, कुछ स्वर दीर्घ होते हैं और कुछ स्वर हमारे प्लुत होते हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या होता है देखिए। मान लीजिए अ, हमारा एक स्वर है अ, हमने स्वर लिया अ स्वर को हमने ले लिया। यह जो अ है जब एक मात्रा रहेगा, अर्थात जब किसी स्वर का उच्चारण करते समय जब कम समय लगेगा, एकदम कम समय, जिसको बोलते हैं एक मात्रा, तब उसको कहेंगे ह्रस्व। इसी अ का उच्चारण करते समय जब हम 2 मात्रा का प्रयोग करेंगे तो उसको कहेंगे दीर्घ स्वर। जैसे अ से आ हमारा क्या हो गया? दीर्घ हो गया। और जब प्लुत करेंगे तो प्लुत में हमारे 3 मात्रा होता है, 3 मात्रा, तो इसको कहते हैं प्लुत। जैसे अ ह्रस्व हो गया, आ दीर्घ हो गया और आ ये हमारा हो गया प्लुत। तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के भेद से हमारे जो स्वर हैं यह 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए अ, ए, उ और रे, ये ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत यह तीनों होता है। अ, ए, उ, रे यह ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत यह तीनों प्रकार के आपको वर्ण यह प्राप्त होगा। लेकिन ए, ओ, ए और औ, ए, ओ, ए, औ, ये जो हमारे 4 वर्ण हैं ये कभी भी आपको ह्रस्व नहीं प्राप्त होगा। कि तो यह आपको प्लुत मिलेगा,
नहीं तो आपको यह हमेशा दीर्घ मिलेगा। यह कभी ह्रस्व नहीं होता है। तो ये था ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। इसके भेद से हमारे स्वर जो है 3 प्रकार के हो जाते हैं। अब आते हैं हम लोग उच्चारण स्थान पढ़ते हैं। उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान समझने के लिए हम लोग उसी का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले देखिए, कु, चु, टू, तु और पु। कु से हमको क्या समझना है? कवर्ग। क्या समझना है? कवर्ग। चू से चवर्ग और टू से टवर्ग, तू से तवर्ग और पू से पवर्ग। इसको समझने के लिए हम लोग चाहे तो संस्कृत के कुछ सूत्र हैं, कुछ वाक्य है, उसका भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, जिससे यह उच्चारण आसान जो है और आसान हमारा हो जाएगा। कु से कवर्ग, कवर्ग में हमारे 5 वर्ण है, क ख ग घ ङ। चू से चवर्ग, चवर्ग में हमारे 5 वर्ण है, च छ ज झ ञ। टू से टवर्ग, टवर्ग में हमारे 5 वर्ण है, छ छ ज झ ञ। तू से तवर्ग, तवर्ग में हमारे 5 वर्ण है, त थ द ध न। पू से पवर्ग, पवर्ग में भी हमारे कितने वर्ण हैं? 5 हैं, प फ ब भ म। आइए देखिए इसको समझते हैं। अ, कु और ह और विसर्ज अर्थात विसर्ग, इनका जो उच्चारण स्थान है कंठ है। क्या है? कंठ। अ से क्या समझना है? अ से हमको अ लेना है, अ से अ। कु से हमको कवर्ग, कवर्ग में हमारे 5 वर्ण हैं, क ख ग घ अंग। और उसके बाद से यहाँ पर ह और उसके बाद से विसर्ग। इन सब का जो उच्चारण स्थान है कंठ है। जैसे में अ का उच्चारण करते हैं तो हमारे कंठ से उच्चारण होता है। कवर्ग में 5 वर्ण हैं, जब 5 वर्ण का जब हम उच्चारण करेंगे तो हमारे कंठ से हो, जैसे क, ख, ग, घ, ग, ये हमारे कंठ से हो रहा है। और जो ह है वह भी हमारे कंठ से उच्चारण होता है। यह जो विसर्ग है इसका कुछ ह जैसा उच्चारण होता है और वह भी क्या होता है? कंठ से ही उसका उच्चारण होता है। इसी प्रकार है चू, अर्थात संस्कृत में जो हमारा वृत्ति है वह कुछ इस प्रकार, ए चू य शा, या फिर आप श, इतना याद कीजिए। इसका उच्चारण स्थान है तालु। ई से हमारा ई हो गया, चू से हमारा चवर्ग, य और श। इन सभी वर्णों का जो उच्चारण स्थान हमारा क्या है? तालु है। ई का जब उच्चारण करते हैं तो हमारा जो जिह्वा जो है, यह जो दांत है, दांत के अंदर में जो मसूड़ा है, ठीक, वहाँ से हमारा उच्चारण होता है, वही हमारा तालु है। ई जैसे में चवर्ग, च, छ, ज, झ, इन सारे वर्णों का जो उच्चारण होता है हमारा तालु से ही होता है। जैसे च कहने से हमारा जिह्वा जो है दांत के ठीक ऊपर जो मसूड़ा है वहाँ पर स्पर्श कर रही है, वही हमारा तालु है। वहाँ से य और यह जो श दिखाई दे रहा है, इस श का भी उच्चारण हमारा तालु से ही होता है। अपने जिह्वा को तालु के पास ले जाके इस श का उच्चारण करना, श। अब आते हैं री टू रषाणाम मूर्धा। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान जो है मूर्धा है। मूर्धा क्या मैं बताऊंगा, देखिए। री, टू से टवर्ग, टवर्ग में हमारे 5 वर्ण, ट, ठ, ड, ढ, न, र और श। इनका जो उच्चारण स्थान है वह क्या है? मूर्धा है। वह क्या है? मूर्धा है। मूर्धा कहने का तात्पर्य यह है जहाँ से ट का उच्चारण होता है, ट कहने से हमारा जो जीभ है वह तालु के और ऊपर जा रहा है,
वही हमारा मूर्धा है। ट, ठ, ड, ढ, न, यही हमारा मूर्धा है। वहीं से र का भी उच्चारण करना है, वहीं से ये जो श है इसका भी उच्चारण वहाँ से करना है, श। अब आते हैं, देखिए, लृ तु लसानाम दंताः, लृ तु लसानाम दंताः। कहने का मतलब ये है कि लृ तु से तवर्ग, ल और स, इनका जो उच्चारण स्थान है वह क्या है, दंत है। जैसे त का उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारा जो जिह्वा है यह दांत से स्पर्श करती है। जैसे त, थ, द, ध, न। वहीं से ये जो स है इसका भी उच्चारण वहीं से करना है, स। ल का भी हम लोग उच्चारण जब करते हैं तो हमारा जो जिह्वा है वह दांत से स्पर्श करती है। अब आता है पवर्ग। पवर्ग का देखिए, ऊपू पधमानीयानाम ओष्ठौ कहा गया है। इसका उच्चारण स्थान जो है ओष्ठ है। क्या है, ओष्ठ, ओष्ठ है। चलिए देखें, ऊ से हमारा ऊ हो गया, पू से पवर्ग, और उपधमानीय वर्ण है। क्या है, उपधमानीय वर्ण। उपधमानीय वर्ण वो होता है, जैसे देखिए यह विसर्ग है, विसर्ग को हमने आधा कर दिया, इस आधा विसर्ग के बाद अगर प है, यहाँ पर भी विसर्ग हमने कर दिया और इसको आधा कर दिया। अगर आधा विसर्ग के बाद अगर आपको प और फ दिखाई दे, वही हमारे उपधमानीय वर्ण है। देखिए, आधा विसर्ग, प के पहले आधा विसर्ग है और फ के पहले हमारा आधा विसर्ग है, तो यह जो वर्ण है यही हमारे उपधमानीय वर्ण है। यह वर्ण कौन सा है, यह वर्ण जो है उपधमानीय वर्ण इसको बोलते हैं, उपधमानीय। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि उपधमानीय वर्ण कौन है, तो आपको बताना है ये, प के पहले अगर आधा विसर्ग है और फ के पहले अगर आधा विसर्ग है, यही हमारे उपधमानीय वर्ण है। और इसका जो उच्चारण स्थान है वह क्या है, ओष्ठ है। जैसे देखिए, ऊ कहने से हमारा ओष्ठ की आकृति बन रहा है, इसलिए ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। पवर्ग, प, फ, ब, भ, म, इन सभी का उच्चारण जो हो रहा है हमारे ओष्ठ के द्वारा ही हो रहा है। इसी प्रकार उपधमानीय जो वर्ण है इसका भी उच्चारण स्थान जो है हमारा क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। अब कुछ और वर्ण हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे देखिए, जो छूट गए हैं, कहा गया ए और ऐ, इनका जो उच्चारण स्थान ए दैतो हो कंठ तालु कहा गया है। इसका जो उच्चारण स्थान है कंठ और तालु। ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों से होता है, ऐ का भी उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों से होता है। इसी प्रकार ओ और औ, इसका जो उच्चारण स्थान है वह कंठ है और ओष्ठ है। कंठ और ओष्ठ दोनों के सहायता से ओ का उच्चारण होता है और कंठ और ओष्ठ के ही सहायता से औ का उच्चारण होता है। अब हमारे कुछ वर्ण बच गए, य, म, ग, ण और म। यह हर एक वर्ग के पंचम वर्ण है। यह हर एक वर्ग क्या है, पंचम वर्ण है। इन पांचों वर्णों को हम लोग अनुनासिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुनासिक। अनुनासिक कहने का तात्पर्य यह है, जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हमारे मुख का सहयोग होता है और साथ साथ नासिका का भी सहयोग होता है, उसी को अनुनासिक वर्ण कहते हैं। ठीक है मित्र, तो ये था आपका उच्चारण स्थान। अब देखिए, कोई एक चीज़ और आता है, विवृत और संवृत। विवृत
और समृद्ध। जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करते समय मुख अगर पूर्ण रूप से अगर खुले उसको कहते हैं विभ्रित स्वर। जैसे में आ, जैसे में आ, यह हमारा क्या है? विभ्रित है। समृद्ध, जिस स्वर का उच्चारण करते समय मुख हमारा थोड़ा सा खुले, पूर्ण रूप से ना खुल पाए, उसको कहते हैं समृद्ध स्वर, जिसमें ई और ऊ को आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा उच्चारण स्थान। और एक चीज़ और बच गया, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि महाप्राण वर्ण कौन सा है। क्या पूछा जाता है? महाप्राण वर्ण कौन सा है, महाप्राण वर्ण कौन सा है और अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। तो देखिए, महाप्राण वर्ण वह है जैसे वर्ग का जो द्वितीय वर्ण और चतुर्थ वर्ण है उसको कहते हैं महाप्राण वर्ण। जैसे कवर्ग में हमारे 4 वर्ण हैं, 5 वर्ण हैं, क, ख, ग, घ और अंग। तो महाप्राण वर्ण उसको कहते हैं जो वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण हो। वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण जो होता है वह महाप्राण वर्ण होता है। जैसे द्वितीय वर्ण हो गया हमारा यहाँ पर ख, क्या हो गया? ख, यह हमारा महाप्राण वर्ण है। चतुर्थ वर्ण हो गया हमारा घ, क्या हो गया? घ, यह जो हमारा महाप्राण वर्ण है, ख और ग, ख और घ। इसी प्रकार चवर्ग का भी जो द्वितीय वर्ण और चतुर्थ वर्ण है वह महाप्राण वर्ण है। इसी प्रकार टवर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण है, जैसे ठ, ढ, वह हमारा महाप्राण वर्ण है। इसी प्रकार तवर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण, जैसे में थ, ध। इसी प्रकार पवर्ग का भी द्वितीय और चतुर्थ वर्ण, जैसे में फ और भ, ये हमारे थे महाप्राण वर्ण। अब अल्प प्राण क्या होता है? अल्प प्राण वर्ग का प्रथम वर्ण, प्रथम और तृतीय वर्ण जो होता है उसको कहते हैं अल्प प्राण। जैसे में प्रथम वर्ण हो गया हमारा, प्रथम वर्ण हमारा हो गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं क, ख, ग और घ और अंग। इसमें जो हमारा अल्प प्राण है प्रथम और तृतीय वर्ण है। प्रथम वर्ण हो गया हमारा क, तृतीय वर्ण हमारा हो गया ग। इसी प्रकार जितने भी ये वर्ग है सभी वर्गों के प्रथम और तृतीय वर्ण जो है वह होता है अल्प प्राण वर्ण। तो ये था हमारा उच्चारण स्थान से संबंधित। यह भी टॉपिक जो है लगभग पूर्ण हो गया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? आपके पास ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। पहला ऑप्शन आपके पास है 52 वर्ण, 40 वर्ण, 35 वर्ण या फिर 49 वर्ण। इसका सही उत्तर होगा आपका 52 वर्ण। 13 स्वर हो जाते हैं, 25 आपके स्पर्श वर्ण हो जाते हैं, 4 आपके संयुक्त व्यंजन, 4 अंतस्थ वर्ण और 4 जो है आपके ऊष्म वर्ण, और 2 जो होते हैं हमारे आपके ड़ और ढ होते हैं। इस प्रकार टोटल जो हमारे 52 वर्ण हो जाते हैं। और उसके बाद से दूसरा प्रश्न जो है आपका, हिंदी वर्णमाला में हिंदी
वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या कितनी है? आपके सामने ऑप्शन है 10, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 14 और ऑप्शन डी 13। तो हमने पढ़ा कि हिंदी में जो स्वरों की जो संख्या वो कितनी है? 13 है। अगर 13 ऑप्शन में नहीं होता, अगर ऑप्शन में अगर आता है 11, तो 11 भी सही है और हमारा 13 भी सही है, दोनों सही है। इसके बाद एक और प्रश्न देता हूँ। भाषा निर्माण की सबसे छोटी इकाई क्या है? छोटी इकाई क्या है? आपके सामने ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। शब्द, पद, वर्ण या वाक्य। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा वर्ण। इसमें इसका होगा डी और इसका होगा ए। 2 प्रश्न और हैं। आपको बताना है कि पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान क्या है? आपके सामने ए, बी, सी और डी, यह 4 ऑप्शन है। पहला है ओष्ठ, दूसरा है तालु, दंत या फिर कंठ। बताइए। इसका सही आंसर है ओष्ठ। प फ ब भ म, इसका उच्चारण स्थान जो है वह क्या है? ओष्ठ है। आपको एक लास्ट प्रश्न है, अनुनासिक वर्ण कौन होते हैं? अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? पहला है, इसमें 2 ही ऑप्शन देंगे। मुख के द्वारा जिन वर्णों का उच्चारण होता है वो होते हैं, या फिर मुख और नासिका पहला ऑप्शन है मुख के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है मुख और नासिका के द्वारा। अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं? मुख के द्वारा जो उच्चारण होते हैं वैसे वर्णों को, या फिर मुख और नासिका के साथ जिनका उच्चारण होता है ऐसे वर्णों को कहते हैं। इसका सही आंसर है बी। इस प्रकार हमारा वर्णमाला जो है पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। और मुझे लगता है कि इसमें किसी को भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।